जब अवंतिका की आंख खुली तो उसने खुद को एक गाड़ी में पाया जो बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही थी। उसका सर भारी हो रहा था और चक्कर आ रहे थे। वो गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसने उठकर सामने की तरफ देखा तो हैरान रह गई। कबीर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और राघव उसके बगल वाली सीट पर बैठा था। उसी समय कबीर ने उसे मिरर में देखा और मुस्कुरा कर कहा, बड़ी जल्दी उठ गई तुम। चलो हम बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। अवंतिका चौंक कर अपना सर पकड़ते हुए पूछती है कि क्या मतलब है कि हम पहुंचने वाले हैं? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? गाड़ी रोको कबीर, मुझे कहीं नहीं जाना। वो चिल्लाती है तो कबीर मिरर में उसे देखकर कहता है, कीप साइलेंस, जाना नहीं है, हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। फिर वो राघव की तरफ देखता है, क्यों राघव, आपको देखना है ना अपना घर? यस पापा, आई एम सो एक्साइटेड, वहीं राघव कबीर से कहता है तो अवंतिका घूर कर उसे देखती है। कबीर ने उस पर पता नहीं कौन सा जादू कर दिया था कि वो उसकी हर बात में हाँ मिला रहा था। कबीर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे कैसे तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो? मैंने अपना कोई सामान भी नहीं लिया है और ऊपर से मुझे अपने बॉस को भी बताना था ये सब। क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे, गाड़ी घुमाओ और मुझे वापस ले चलो। अवंतिका उससे फिर कहती है, मगर कबीर नहीं में सिर हिला देता है, जैसे उसकी बातों का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ था। वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ बाई रोड मुंबई लेकर जा रहा था। उसे पता था कि वो इतनी आसानी से उसके साथ नहीं चलने वाली, इसलिए उसने ये रास्ता चुना था उसे अपने साथ ले जाने का। जब वो राघव को सुबह ऐसे ही घुमाने ले गया था तो अवंतिका परेशान हो गई और जिस गाड़ी के पास आकर वो बेहोश हुई वो कबीर की ही थी। उसने अवंतिका को देखा और उसे उठाकर गाड़ी में बैठाया। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि यही सही मौका है इसे ले जाने का, क्योंकि अगर ये जाग गई तो कभी नहीं मानेगी उसके साथ आने के लिए। वहीं राघव तो बहुत खुश था कि वो अपने घर जा रहा है। सामान की क्या ज़रूरत है, मुझे बस तुम चाहिए, तुम चलो, सामान सब हाजिर हो जाएगा। तुम भी कैसी छोटी छोटी बातें करती हो, यू आर माई वाइफ, कबीर की बीवी हो, इतना क्या सोचना। क्यों बेटा? वो अवंतिका से कहता है और राघव की तरफ देखता है। यस पापा, राघव कहता है तो कबीर मुस्कुरा देता है और अवंतिका चिढ़ जाती है। यस पापा, वो मुँह फुलाकर बैठ जाती है, क्योंकि अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और कबीर उसके गुस्से का पूरा मज़ा लेते हुए उसे अभी तक मिरर में देख रहा था। ये तो ऐसे कह रहा है जैसे इससे पहले से जानता है। पता नहीं कबीर ने उसे क्या कहा कि वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है, बस उसके सपोर्ट में बोले जा रहा है। वो मन ही मन सोचते हुए उन दोनों को देख रही थी। आई एम रियली सॉरी, तुम्हें अपने साथ ले जाने का मुझे और कोई रास्ता समझ में नहीं आया। जब तुम इतने सालों बाद मिली हो तो मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता, इसलिए ये सब कर रहा हूँ, वरना तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बस एक बार हम घर पहुँच जाएं, मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो मैं ठीक कर दूंगा। कबीर उसे मिरर में देखकर सोचते हुए ड्राइव कर रहा था, जो किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। कुछ समय बाद गाड़ी सिंघानिया मेंशन के बड़े से गेट से होते हुए अंदर पहुंचती है। राघव उस बड़े से घर को देखकर बहुत खुश होता है। उसे इतना खुश देखकर अवंतिका भी हार मान लेती है और बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी से उतर जाती है। उसने अभी तक नाइट सूट ही पहन रखा था। जब वो कबीर के साथ हॉल में पहुंचती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। उसे काफ़ी हैरानी होती है। तब कबीर उसे बताता है कि दादा और दादी अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिसे सुनकर अवंतिका को बहुत दुख होता है कि वो उनसे आखिरी बार भी नहीं मिल पाई। फिर कबीर उसे बताता है कि निया की शादी हो गई है और साहिल दूसरे घर में रहता है और बाकी बच्चे राजीव और नीलिमा दोनों काफ़ी समय तक घर से बाहर ही रहते हैं। सुबह से शाम हो चुकी थी और कुछ ही समय में रात होने वाली थी। अवंतिका राघव को लेकर कमरे में आ जाती है। इतने लंबे सफ़र के बाद राघव काफ़ी थक गया था तो अवंतिका उसे खाना खिला देती है, जिसके बाद वो तुरंत सो जाता है। अवंतिका सोचती है कि उसे भी फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। वो बेड पर से उठकर कमरे के चारों तरफ देखती है, जो बिल्कुल भी नहीं बदला था। सब कुछ ज्यों का त्यों था जैसा वो छोड़ कर गई थी। वही बेड, वही सोफ़ा, वही कबर्ड, यहाँ तक कि वॉल क्लॉक भी वही थी। जो समय बता रही थी उसमें 8 बजने वाले थे। यहाँ आए हुए उसे 2 से 3 घंटे बीत गए थे और उसे समय का पता ही नहीं चला। क्या देख रही हो? यही ना कि तुम्हारे जाने के बाद भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है, बस मैं बदल गया हूँ। तभी कबीर कमरे में आते हुए उससे कहता है तो वो चौंक कर उसकी तरफ देखती है। मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे की वजह से आई हूँ कबीर, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम बदल गए हो या फिर पहले वाले ही हो। आई डोंट केयर, वो कहती है और कबर्ड की तरफ बढ़ जाती है कि शायद उसमें कुछ हो जिसे फ्रेश होने के बाद वो पहन सके। और जैसे ही वो अलमारी खोलती है हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें उसके कपड़े टंगे हुए थे
जो वो कई साल पहले छोड़कर चली गई थी। उसने आज तक इन्हें संभाल कर रखा हुआ था। कबीर उसे देखता है और चलते हुए उसके करीब आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अपने हाथ उसकी कमर में डालते हुए उसके कंधे पर सर रख देता है। अवंतिका चुपचाप खड़ी थी और उससे कहता है, चौंक गई ना? तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए क्या हो। तो मैंने तुम्हारी हर एक चीज़ आज भी वैसे ही संभाल कर रखी हुई है जैसे तुम यहीं पर थी। और देखो, आज तुम सच में यहाँ आ गई हो। वो किसी बर्फ़ की तरह जम रही थी जब वो उसके इतने करीब खड़ा था। अब वो उसके गले पर अपने गर्म सांसें बिखेरते हुए अपने होंठों को उस पर रखता है तो अवंतिका झटके से उसे खुद से दूर कर देती है। तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कबीर, क्योंकि मुझे पता है तुम सिवाय मुझे तकलीफ़ के कुछ नहीं दे सकते हो। तो बेहतर है कि अपनी हद में रहो और मेरे करीब आने के बारे में सोचना छोड़ दो। वो कहती है। तभी कबीर उसके पास पहुंचकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, करीब तो मैं आ चुका हूँ और तुम मुझे खुद के करीब आने से नहीं रोक सकती। हाँ, मानता हूँ कि बहुत सी गलतियाँ हुई हैं मुझसे, पर उनमें एक गलती ये भी है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और वो भी शिद्दत वाली। फिर वो उसे छोड़ते हुए खुद से दूर कर देता है तो अवंतिका चौंक कर उसे देखती है। वो कहता है, तुम बहुत थक गई होगी, चेंज करके थोड़ा आराम कर लो। बातें तो होती रहेंगी, कोई कहीं नहीं जा रहा है, ना तुम और ना मैं। वो अपने कबर्ड से कपड़े निकालकर रूम से बाहर चला जाता है और अवंतिका फिर से अपने कपड़े निकालने लगती है, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो अभी अभी ड्राई क्लीनिंग होकर आए थे। वो असमंजस में पड़ गई थी कि क्या सच में वो बदल गया है। दिल कहता है हाँ, पर दिमाग कुछ और ही कहता है। यही सब सोचते हुए वो उनमें से एक जोड़ा निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो देखती है कि कबीर चेंज करके राघव के पास सो रहा है। उसने अपना एक हाथ राघव के सर पर रखा है और उसकी आंखें बंद हैं। वो दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। अवंतिका फिर चुपचाप आकर सोफे पर सो जाती है। तभी कबीर अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है। तुम अब इतनी भी मोटी नहीं हो गई हो कि इतने सालों बाद इस बेड पर फिट नहीं हो सको। आकर यहाँ सो जाओ, वहाँ तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। वो कहता है तो अवंतिका उससे गुस्से से कहती है, नहीं, मैं यही ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, इतनी मेहरबानी की आदत नहीं है मुझे। वो फिर दूसरी तरफ करवट बदलकर चादर से अपना मुंह ढककर सो जाती है। यह आज भी बहुत ज़िद्दी है, वो सोचता है। फिर उससे कहता है, एज़ योर विश, अगर डर लगे तो आ जाना, मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। शुक्रिया, पर वक्त ने मुझे बहादुर बना दिया है, आप सो जाइए, गुड नाइट। वो चादर के अंदर से ही कहती है तो कबीर भी चुपचाप लाइट्स ऑफ करके सो जाता है। सिंघानिया मेंशन सुबह के 7 बजने वाले हैं। कबीर और अवंतिका बेखबर सो रहे हैं। राघव उठकर कमरे से बाहर निकल गया है। उसे अपना घर देखना है, इसलिए वो किसी को बिना बताए ही बाहर चला जाता है। अब बेड पर अवंतिका और कबीर सो रहे हैं। रात को सोफे पर सोते हुए अवंतिका को नींद नहीं आ रही थी। उसे राघव के साथ सोने की आदत हो गई थी, तो वो कबीर की नींद पड़ते ही बेड की दूसरी तरफ राघव के पास आकर सो गई थी। और अब वहाँ राघव बीच में नहीं था, बस वो दोनों ही थे। कबीर ने अपना हाथ फैला रखा था और अवंतिका ने उस पर सर रखा हुआ था, और उसका एक हाथ कबीर के सीने पर था। वहीं कबीर का हाथ अवंतिका के ऊपर था, जैसे उसने उसे समेटकर अपनी बाहों में भर रखा हो। कमरे की लाइट्स अभी तक ऑफ थी, खिड़कियों के शीशे बंद थे और पर्दे गिरे हुए थे। उनसे सूरज की हल्की हल्की किरणें कमरे में आने की कोशिश करते हुए रोशनी बिखेर रही थी। एसी भी ऑफ था और पंखा धीरे धीरे चल रहा था। तभी कबीर को थोड़ी गर्मी का एहसास हुआ, तो उसने अचानक अपनी आंखें खोली और जैसे ही अपना हाथ सीधा करना चाहा, मगर उस पर सो रही अवंतिका को देखकर हैरान रह गया। ये कब यहाँ आ गई? जो भी हो, आ गई तो उसे जगाना नहीं चाहिए। न जाने कितने दिनों बाद इसे चैन की नींद आई होगी। वो सोचते हुए अब उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपना हाथ नहीं हटाया जिस पर अवंतिका बेखबर सो रही थी। अवंतिका ने वाइट कलर का नाइट सूट पहन रखा था और उसके काले सिल्की बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और गुलाबी होंठ खामोश थे। उसका दिल चाहा कि उसे अपनी बाहों में भरकर उन्हें चूम ले, मगर उसने ऐसा नहीं किया, कहीं सच में नाराज़ ना हो जाए इस बार। कबीर उसके चेहरे पर से बालों को हटाते हुए उसके गुलाबी होंठों की तरफ देखता है और सोचता है कि एक बार ये जाग गई तो इसके ये गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ चुप होने का नाम ही नहीं लेंगे और वो बस उनसे कांटों भरी बातें ही करेगी। उसकी नज़रें लगातार उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। वो सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। तभी कबीर को एहसास हुआ कि राघव कहाँ चला गया, तो उसने अवंतिका का हाथ अपने सीने पर से धीरे से हटाया और दूसरा हाथ खींचने ही वाला था कि तभी हॉल में से नीलिमा के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। कौन है ये बच्चा? शाशा, राम सिंह, कहाँ मर गए सब के सब? अवंतिका के भी कानों में उसकी आवाज़ पड़ी और वो हड़बड़ाते हुए नींद से आंखें खोलते हुए कबीर को देखने लगी।
कौन है, उसने कहा और सामने कबीर को देखा जिसके सीने पर वो सर रखकर सो रही थी। कबीर भी उसे देखता है और वो जल्दी से उससे अलग होते हुए उठकर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ती है जहाँ राघव नहीं था। राघव, राघव कहाँ है? राघव! वो उसका नाम लेते हुए बेड पर से उतरते हुए अपने खुले बालों को समेटते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। कबीर भी उसके पीछे पीछे आता है। जब वो दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि नीलिमा राघव के ऊपर चिल्लाते हुए उसे डांट रही थी। कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? बोलते क्यों नहीं? नीलिमा उससे पूछ रही थी और वो चुपचाप खड़ा था। शायद उसे उनसे डर लग रहा था। तभी कबीर ऊपर से आवाज़ देते हुए ज़ोर से कहता है, उसका पापा यहाँ है, कहिए क्या कहना चाहती हैं? कबीर की आवाज़ सुनकर नीलिमा चौंक कर ऊपर देखती है जहाँ कबीर खड़ा था और साथ में अवंतिका भी थी। कबीर फिर सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे उतर कर आता है और राघव को गोद में उठा लेता है। तब तक राजीव भी कमरे से बाहर निकल आता है और अवंतिका भी वहाँ पहुँच जाती है। बेटा आप ठीक तो हैं? ऐसे अकेले क्यों बाहर आए? आप पापा को उठाना चाहिए था ना? कबीर उससे पूछता रहता है और राजीव नीलिमा हैरानी से उसे देखते हैं। वो मुझे आपका घर देखना था इसलिए आप सो रहे थे। राघव कहता है, मेरा नहीं है, अब आपका भी घर है, समझे आप? कबीर कहता है तो वो सर हिला देता है। ये सब क्या है कबीर? ये बच्चा कौन है और ये लड़की वापस कैसे आ गई यहाँ? राजीव कबीर से पूछता है। जो अभी अभी सोकर उठा था, मैं लेकर आया हूँ और ये मेरा बेटा है और वो लड़की नहीं है, मेरी बीवी है। तो ज़रा तमीज़ से बात कीजिए, कबीर उनसे कहता है। तभी नीलिमा कहती है, तमीज़ की ज़रूरत यहाँ सबसे ज़्यादा किसे है? शायद ये तुम भूल गए हो कबीर, वरना कुछ लोग तो यहाँ ऐसे भी हैं जो जब मन करता है चले जाते हैं और जब मन करता है चले आते हैं, और कुछ लोगों को तो समझना ही इम्पॉसिबल है जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। एनीवे अवंतिका माय डियर, तुम्हें दोबारा यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, वेलकम बैक। फिर वो कबीर की गोद में राघव की तरफ मुड़ती है। एंड यू लिटिल जेंटलमैन, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो, बट यू वेलकम आल्सो इन सिंघानिया मैंशन। मैं हूँ आपकी ग्रैंड मदर और ये हैं आपके ग्रैंड फादर। नीलिमा राजीव की तरफ इशारा करते हुए कहती है और फिर आगे बढ़कर राघव के माथे पर किस कर लेती है। अवंतिका को उसका यह बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है कि अचानक से ये कैसे बदल गई, पर नहीं, वहाँ तो सब कुछ ही बदला हुआ था। पहले कबीर, फिर अब ये, पता नहीं आगे क्या क्या देखना बाकी था। वो मन ही मन सोच रही थी। फिर कबीर की गोद में से राघव को लेकर कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही राजीव उससे पूछता है, तुम इसे लेकर आए हो, पर क्यों? और तुमने ही तो कहा था कि वो किसी और के साथ चली गई है, फिर ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो गया? मुझे कुछ बताओगे कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? कबीर पहले सर उठाकर ऊपर देखता है कि अवंतिका कमरे में गई कि नहीं। फिर उन्हें कहता है, जो बीत गया है मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता और जो हो रहा है वही सच है। सी इज़ माई वाइफ एंड ही इज़ माई सन। इस हकीकत को आप लोग जितनी जल्दी कबूल कर लेंगे उतने ही खुश रहेंगे। एनीवे मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है तो मैं कमरे में जा रहा हूँ। वो फिर आगे सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। फिर अचानक ही रुकते हुए पलटकर नीलिमा की तरफ देखता है और कहता है, और मिसेज़ राजीव, उम्मीद करता हूँ कि अब आप मेरी वाइफ और बच्चे के साथ अच्छे से पेश आएंगी। इतना कहकर वो दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। नीलिमा और राजीव उसे देखते रह जाते हैं। कुछ समय बाद कबीर जब कमरे में पहुंचता है तो अवंतिका राघव के साथ बेड पर बैठी हुई थी, जैसे बहुत गहरी सोच में डूबी हुई हो। क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों बैठी हुई हो? कबीर उसके पास एक चेयर खींचकर बैठ जाता है। वो चौंक कर उसे देखती है मगर कहती कुछ नहीं है। तभी राघव कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है, तो कबीर अपनी मेड मिस साशा को बुलाकर उन्हें राघव को नाश्ता कराने के लिए नीचे भेज देता है। जिसके बाद अब कमरे में कबीर और अवंतिका ही थे। अब बताओ हुआ क्या है, ऐसे उदास क्यों? कबीर उससे पूछता है। ये तुम पूछ रहे हो कबीर, जो मेरी सारी तकलीफ़ों की वजह है? अवंतिका कहते हुए बेड पर से उठकर जाने लगती है। तभी कबीर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर वो मुड़कर उसे हैरत से देखती है। जानता हूँ तुम्हें बहुत से घाव दिए हैं मैंने, पर अब मैं ही उनकी दवा बनना चाहता हूँ। वो कहता है, उसने अभी अवंतिका का हाथ पकड़ रखा था। और वो तुम कैसे करोगे मुझे अपने पैसों का रौब दिखाकर कि तुम कितने ताकतवर हो, कि कबीर सिंघानिया सब कुछ कर सकता है, जब चाहे किसी को भी हासिल कर सकता है, जब चाहे उसे छोड़ सकता है, दुनिया भर के धक्के खाने के लिए। अवंतिका उससे चीखते हुए कहती है और बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। कबीर कुछ देर तक वहीं बैठा रहता है, फिर उठकर उसके पास जाता है। उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। अवंतिका चुप थी, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी, जैसे वो कोई पत्थर की मूर्ति बन गई हो। आई एग्री कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट ट्रस्ट मी आई लव यू सो मच। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हारे बिना मैंने ये 4 साल सदियों के बराबर गुजारे हैं। तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाशा, हर रात मैंने अपनी आंखों में गुजारी है तुम्हें याद करते हुए।
अब ये सब सच है, बस मेरे पास इनका सबूत नहीं है। मोहब्बत साबित तो नहीं की जा सकती है ना कि मुझे तुमसे कितनी है। क्या कभी समंदर की गहराई नापी जा सकती है कि वो कहाँ तक फैला हुआ है? तो मैं कैसे जाहिर करूँ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ? कबीर उससे कहता है, मगर वो कुछ नहीं कहती। फिर कबीर उसे छोड़कर वापस अपने कमरे में चला आता है और अपना टॉवल उठाकर वॉशरूम में घुस जाता है। अवंतिका उसके जाते ही पलटकर उसे देखती है। हाँ, मोहब्बत साबित नहीं की जा सकती कबीर, और एक विश्वास की डोर अगर टूट जाए तो दोबारा बंद नहीं सकती, और अगर बंद भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। हाँ, ये सच है कि ये दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है, पर यह भी झूठ नहीं है कि मुझे अब तुमसे डर लगता है, वो मन ही मन कहती है। वहीं नीचे सड़क किनारे दूर खड़ा एक आदमी अवंतिका को देख रहा था। उसने अपना चेहरा काले कपड़े से ढक रखा था और अवंतिका के अंदर जाते ही वो वहाँ पर से साइड में चला जाता है। फिर किसी से फ़ोन पर बात करने लगता है। वो काफ़ी दिनों से कबीर पर नज़र रख रहा था। वो अक्सर उसके घर और ऑफिस के बाहर दिखाई देता था, पर कबीर ने उसे कभी नोटिस नहीं किया। वो तो अपने काम में इस कदर व्यस्त रहता था कि उसे किसी की परवाह ही नहीं थी। ऊपर से अवंतिका के बिना वो बिल्कुल अकेला हो गया था। दिन रात उसे बस काम ही रहता था ताकि वो सुकून पा सके खुद को बिजी रखकर। हाँ, वो भी मिल गई है, यहीं पर है। पता नहीं कैसे, उसे तो पहली बार देख रहा हूँ यहाँ। शायद कल या आज ही आई है। जैसे ही कुछ और पता चलता है मैं आपको फ़ोन करूँगा। वो आदमी फ़ोन पर किसी से बात करने के बाद फ़ोन रख देता है। वहाँ से चलते हुए कुछ दूरी पर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी थी। वो उसमें जाकर बैठ जाता है और कबीर के बाहर आने का इंतज़ार करने लगता है। कुछ समय बाद कबीर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है। तभी उसके पीछे एक ब्लैक कलर की गाड़ी भी उसके पीछे निकलती है, जिसमें बैठा शख्स उसका पीछा कर रहा था। ये वही था जो कुछ समय पहले अवंतिका और कबीर को देख रहा था, और किसी से फ़ोन पर बात भी की थी उसने। फिर वो कबीर के ऑफिस पहुंचते ही वहां से दूसरी तरफ गाड़ी मोड़कर निकल जाता है। वहीं कबीर हमेशा की तरह कार में से निकलकर ऑफिस के लिए अंदर जाता है। वो उसे नहीं देखता है। उसके मन में तो बस यही बात चल रही थी कि अवंतिका का विश्वास कैसे जीतना है। आज जो कुछ भी उसने कहा उससे उसे इतना अंदाज़ा तो हो गया था कि अवंतिका को उसकी मोहब्बत का यकीन दिलाना काफ़ी मुश्किल बात थी, मगर उसने भी तय कर लिया था कि वो उसे यकीन दिलाकर रहेगा, चाहे जो भी करना हो। सिंघानिया मेंशन कबीर ऑफिस चला गया था और अवंतिका राघव को लेकर गार्डन में आ गई थी। तभी नीलिमा वहां पहुंच जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मौके की तलाश में थी कि कब कबीर जाए और वो उसके सामने आ जाए। अवंतिका राघव को फूलों के पौधे दिखा रही थी। तभी नीलिमा उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। तो कैसा लगा आपको ये नया घर राघव बेबी? नीलिमा ने जब उसके पीछे से कहा तो अवंतिका चौंक कर उसकी तरफ पलटी। बहुत अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है। इट्स सो ब्यूटीफुल ग्रैंड मदर। राघव ने भी पलटकर उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तो नीलिमा भी धीरे से मुस्कुरा दी और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, आई नो, और उससे भी ब्यूटीफुल कोई है यहाँ? राघव चौंक कर पूछता है। वो कौन है? वो है आप, नीलिमा मुस्कुराते हुए कहती है। तो राघव भी मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है, वो तो मैं जानता हूँ, आई नो आई एम द बेस्ट, है ना मम्मा? फिर वो अवंतिका की तरफ देखकर कहता है, जिस पर अवंतिका सर हिलाकर मुस्कुरा देती है। फिर राघव आगे बढ़कर खेलने लगता है। अब वहाँ पर बस नीलिमा और अवंतिका ही बचे थे। नीलिमा उसे ऊपर से लेकर नीचे तक अजीब तरीके से देखती है। अवंतिका ने वाइट कलर की कुर्ती और जीन्स पहनी हुई थी। वो उन्हें देखकर सोच रही थी कि वो आज भी नहीं बदली, वही अजीब सी बातें और वही देखने का अंदाज। तभी नीलिमा कुछ कहती है, जिस पर अवंतिका चौंक कर उसे देखती है। तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही हो, नीलिमा कहती है। बदली तो आप भी नहीं है, अवंतिका बोलते हुए सामने की तरफ देखने लगती है, जहां राघव अपनी फुटबॉल के साथ खेल रहा था। तुम तो बुरा मान गई लगता है। मेरा वो मतलब नहीं था, नीलिमा कहती है। आपके मतलब से मुझे कोई मतलब नहीं है आंटी, और अच्छा होगा कि आप भी बस अपने मतलब से ही मतलब रखें। ऐसी बातें मत करो, इतने सालों बाद आई हो, कुछ बताया नहीं तुमने, अब तक कहाँ थी? और ये बच्चा सच में कबीर का है या फिर तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड? आई मीन तुम समझ रही हो कि मैं? अभी नीलिमा बोल ही रही थी कि अवंतिका ने अपना हाथ दिखाकर उसे चुप कर दिया और हैरानी से उसे देखा। उसकी बातें अवंतिका को किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। मैं कहाँ थी और क्यों वापस आई, या फिर कबीर मुझे यहाँ लेकर आया है? राघव कौन है? इन सारे सवालों के जवाब बेहतर होगा कि आप कबीर से ही पूछ लें। वो सब जानता है और मैं किसी को ये सब बताना ज़रूरी नहीं समझती, अवंतिका कहती है और वहाँ से राघव के पास चली जाती है और नीलिमा खड़ी रह जाती है। वो अगर बता देता तो मैं तुमसे क्यों पूछती? एनीवे, मुझे क्या मतलब है? अब तुम कहाँ थी और कैसे वापस आई? नीलिमा मन ही मन सोचती है। वहीं अवंतिका को अभी तक नीलिमा की बातें याद करते हुए गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब कबीर की वजह से हो रहा है। आखिर शुरुआत तो उसी ने की थी इन सब की। पहले उसे घर से निकाल दिया, फिर अचानक इतने सालों बाद वापस ले आया, तो लोग तो सवाल करेंगे ना। फिर उसने अपना सर झटक कर खुद को राघव के साथ बिजी कर लिया।
आज नेहा भी उससे मिलने आने वाली थी। कबीर ने उसे बता दिया था कि वो वापस आ गई है। उसकी फ़ोन पर उससे बात हुई थी, वो बहुत खुश थी और बस आने ही वाली थी। अवंतिका बस उसी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वही एक उसकी अपनी थी जिससे वो अपने दिल की बात कर सकती थी। कुछ देर बाद कबीर का कमरा नेहा अवंतिका से मिलने आ गई थी और साथ में साहिल भी था। वो लोग उन दोनों को देखकर बहुत खुश थे। खासकर साहिल को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि राघव कबीर का बेटा है, मगर जब उसने राघव की बातें सुनी तो उसने कहा कि ये तो भाई की बिल्कुल कार्बन कॉपी है। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगे। वो राघव को अपने साथ घुमाने ले गया और अब अवंतिका नेहा बातें कर रही थी। अवंतिका ने उसे पूरी कहानी सुनाने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए देखा, जैसे उससे पूछ रही हो कि अब आगे क्या करूं। नेहा ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे पहले की तरह ही समझाते हुए कहा, तो तुम अब फिर से कबीर को एक मौका देना चाहती हो। वो शख्स तुम्हारे लायक नहीं है अवंतिका, ना आज और ना ही कल। वो एक नंबर का सेल्फिश इंसान है जिसे अपने अलावा किसी की भी परवाह नहीं है। अगर वो तुम्हें यहाँ लेकर आया है तो ज़रूर इसके पीछे उसकी कोई साजिश होगी। मेरी बात मानो, छोड़ो ये सब। राघव को लेकर मेरे घर चलो, तुम वहाँ रहना। पर राघव नहीं मानेगा। उस पर तो जैसे कबीर ने कोई जादू कर दिया है। हर वक्त वो बस पापा पापा करता रहता है। मैं नहीं जा सकती, अवंतिका ने कहा। नेहा बोली, तो फिर क्या करोगी? कबीर के साथ रहोगी? इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे माफ़ कर दोगी? मैंने ये तो नहीं कहा, बस मैं अभी नहीं जा सकती। अगर गई तो पता नहीं राघव कैसे रिएक्ट करेगा। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है, पर उसकी है। वो कबीर को बहुत चाहता है। इन 4 सालों में मैंने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा जितना वो यहाँ आकर है। जैसा तुम चाहो। बस एक बात हमेशा याद रखना कि कुछ भी हो और कोई भी बात हो तुम मुझे बताओगी, समझ गई? अवंतिका कहती है समझ गई और उसके गले लग जाती है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी, मगर मन ही मन सोचते हुए उसका दिल भराया था कि आगे क्या होगा और वो कैसे कबीर के साथ वहाँ रहेगी। उसने राघव की खातिर समझौता कर लिया था, मगर सारी ज़िंदगी समझौते के सहारे तो नहीं गुजारी जा सकती थी ना। 2 दिन बाद मुंबई आए हुए अवंतिका को 2 दिन बीत गए थे, पर कबीर के साथ उसका बिहेवियर वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला था। वो उसे जितना भी यकीन दिलाने की कोशिश करता, अवंतिका के लिए उस पर यकीन करना उतना ही मुश्किल हो जाता। वो उसके जितना करीब आने की कोशिश करता, वो उससे उतनी ही दूर रहती थी। आज वो उसे और राघव को अपने साथ घुमाने लेकर आया था। समंदर किनारे खड़ा वो अवंतिका और राघव को देख रहा था, जो एक दूसरे के साथ लहरों से खेल रहे थे। राघव आवाज़ें दे देकर उसे बुला रहा था, मगर वो ना जाने क्यों नहीं जा रहा था। हालांकि उसका भी दिल चाह रहा था कि वो उन दोनों के पास जाए, पर अवंतिका के सख्त रवैये ने उसे रोक रखा था। पापा आइए ना प्लीज़, बहुत मज़ा आ रहा है। राघव उसे बुला रहा था और आखिर में उसे जाना ही पड़ा। वो राघव के पास पहुंचकर उसके साथ खेलने लगता है। अवंतिका उसे देखती है, मगर कुछ नहीं कहती। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, जिसका कोट उतार कर वो गाड़ी में रख कर आया था। अवंतिका ने पिंक कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी। साहिलों की हवा की वजह से उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। सूरज डूबने की कगार पर पहुंच रहा था और उसकी किरणें जब अवंतिका के चेहरे पर पड़ रही थी तो उसकी लाल रोशनी में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए उसकी और कबीर की नज़रें मिली, फिर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। राघव अपने आप में मगन होकर खेल रहा था। कुछ समय बाद वो लोग किनारे पर आकर खड़े हो गए। राघव गाड़ी में बैठा आइसक्रीम खा रहा था और वो दोनों गाड़ी के बाहर डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। तभी कबीर ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, जिस पर अवंतिका ने उसे चौंक कर देखा, मगर उसे जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो अभी तक सामने की तरफ देख रहा था, जहाँ गहरे समंदर में सूरज डूब रहा था। हाथ पकड़कर क्या जताना चाहते हो कबीर? अवंतिका अचानक कहती है और उसका हाथ अभी तक कबीर के हाथ में था। कुछ नहीं, बस तुम्हें महसूस कराना चाहता हूँ। कबीर उसकी तरफ देखते हुए अब कहता है, मुझ पर तुम्हारी इन बातों का अब कोई असर नहीं पड़ेगा, तुम जानते हो। अवंतिका कहती है। दोनों अब एक दूसरे की आंखों में देखकर बातें कर रहे थे और एक दूसरे के हाथों में उनका हाथ था। पर मैं तुम्हारे असर में आ गया हूँ। उसका क्या? कबीर कहता है, मुझे नहीं पता, बस इतना जान लो कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बेटे की वजह से हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मुझे महसूस करता है और किस पर मेरा असर हो रहा है। अवंतिका कहते हुए अपना हाथ छुड़ाकर जैसे ही आगे बढ़ती है, कबीर उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, और रियली, फिर मेरी आंखों में देखकर बात करो ना, यूँ नजरें चुराकर कहाँ जा रही हो? उसकी बात सुनकर अवंतिका उसकी तरफ देखती है। वो वही था, वही चेहरा, वही आंखें जिस पर कभी वो दिलो जान से मरती थी। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि राघव ने उसे आवाज़ दी, मम्मा, और वो उसके साइड से कहते हुए निकल गई। राघव मुझे बुला रहा है। वहीं कबीर खड़ा रह गया। सिंघानिया मेंशन। राघव सो गया था। वहाँ से आने के बाद वो काफ़ी थक गया था।
आज उसने कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर ली थी। इतने सालों में उसने राघव को इतना खुश कभी नहीं देखा। कबीर के साथ ऐसे घुल मिल गया है जैसे हमेशा से उसके साथ ही रहा है, कभी उससे दूर रहा ही नहीं। अवंतिका उसके बगल में सोई हुई थी और उसे देखते हुए सोच रही थी। कबीर किसी काम से बाहर गया था, अभी तक लौटा नहीं था। अवंतिका ने राघव को खाना खिलाकर सुला दिया था और खुद उसके बगल में लेटी हुई थी। उसके बालों में हाथ फेरते हुए वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। वो बिल्कुल कबीर पर गया था। उसके सिल्की बाल उसकी पेशानी पर वैसे ही बिखरे हुए रहते थे जैसे कबीर के। उसके बात करने का अंदाज, खुद को सबसे बेस्ट कहना, समझना, ये सब उसे शायद कबीर से ही मिले थे। पर जो भी हो, अवंतिका नहीं चाहती थी कि वो कबीर की तरह बने और बड़ा होकर किसी को वैसे ही तकलीफ़ पहुंचाए जैसे कबीर ने उसे पहुंचाई थी। न जाने कब ये सब सोचते सोचते हुए ही उसकी आंख लग गई और वो सो गई। आज वो भी काफ़ी थक गई थी। राघव के साथ सुबह सुबह फुटबॉल खेला, फिर शाम को भी बाहर चली गई कबीर के साथ। वहाँ पर भी राघव उसके साथ बहुत खेला था और अब वो इन सब की थकान से चूर होकर सो रही थी। न जाने कब वो सपनों की दुनिया में पहुँच जाती है। एक बहुत बड़ा अंधेरा कमरा है, चारों तरफ बस बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें नज़र आ रही हैं। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। और तभी उस कमरे की खिड़की खुलती है जिसमें से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, आ नहीं, बचाओ मुझे। और अचानक कोई खिड़की पर आकर उसकी ग्रिल पकड़कर खड़ा हो जाता है और उसके घने बिखरे बालों से उसका चेहरा छुपा हुआ। और जैसे ही वो अपना सर उठाती है तो वो अवंतिका रहती है, जिसे देखकर वो चीखती है, नहीं, कौन हो तुम, ये नहीं हो सकता। अवंतिका नींद में सोते हुए सपना देख रही थी और फिर चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाती है। उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था, धड़कनें तेज़ रफ्तार से भाग रही थी। वो मंजर अभी तक उसकी आंखों के सामने घूम रहा था कि ऐसा क्यों देखा मैंने। वो सोचते हुए अपना पसीना अपने हाथों से रगड़ते हुए पोंछने लगती है और बगल में सो रहे राघव को देखती है जो अभी तक सो रहा था। उसने कमरे के चारों तरफ देखा, वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय उन दोनों के। कमरे में नाइट बल्ब की हल्की रोशनी थी। उसने लाइट्स ऑन करके टिक टिक करती हुई घड़ी की तरफ देखा जिसमें 12:30 बजने वाले थे। वो चौंक गई, कितना टाइम हो गया है, कबीर अभी तक नहीं आया और ऊपर से इतना बुरा सपना, कहीं कोई अनर्थ तो नहीं होने वाला है। दिल बहुत घबरा रहा है, पहले कबीर को फ़ोन कर लेती हूँ, उसने खुद से कहा और बेड की साइड टेबल पर अपना फ़ोन ढूंढने लगी। जैसे ही फ़ोन मिला उसने तुरंत कबीर का नंबर डायल किया, मगर उसकी कॉल नहीं लगी। उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब उसे और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। वो बेड पर से उठकर कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलकर बाहर आ जाती है। कुछ दूरी पर नीलिमा और राजीव का कमरा था जो कि बंद था। उस घर में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे जाकर कहे कि कबीर अभी तक घर नहीं लौटा है। वो धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने वाली होती है तभी उसे नीचे हॉल में किसी की परछाई नज़र आती है। नीचे हॉल में कौन है? घर के सारे नौकर तो स्टाफ रूम में सो रहे हैं। फिर कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया? अब क्या करूं? अगर शोर मचाया तो वो भाग जाएगा, मुझे जाकर देखना चाहिए, अवंतिका सोचती है और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आती है। तब तक वो परछाई किचन में चली गई थी। वो हॉल से एक फूलों का वॉश उठाती है और किचन में घुस जाती है। डर तो उसे बहुत लग रहा था कि पता नहीं वो कौन है, पर हिम्मत करके वो आगे बढ़ती है और जैसे ही उस शख्स को मारने वाली रहती है तभी अचानक लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो शख्स उसका हाथ पकड़ लेता है जिसने उसे वॉश पकड़ा हुआ था। और उसका चेहरा देखकर अवंतिका हैरान रह जाती है। उसके हाथ में से वॉश छूट जाता है और ज़मीन पर गिर पड़ता है। कबीर, तुम यहाँ पर? उसके मुंह से अचानक निकलता है और कबीर कहता है, हाँ मैं हूँ, अभी तक तो हूँ, पर तुमने तो मुझे मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो कहते हुए उसे अपने करीब खींच लेता है। अवंतिका खुद को उससे दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, तो तुम अपने घर में चोरों की तरह क्यों घुस रहे थे? अगर मैं तुम्हें मार देती तो दोबारा तुम पर मर जाता, और क्या। और वो इसलिए कि मैं कमरे में गया था, वहाँ पर आप बेखबर सो रही थी और मुझे भूख लगी थी तो खाना खाने आया था। अब तुम्हें तो फिक्र नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, अभी तक घर क्यों नहीं आया, मैंने खाना खाया या नहीं। कबीर कहते हुए उसे छेड़ देता है तो वो उसे घूर कर देखती है और कहती है, इतने सालों से मैं यहाँ नहीं थी, तब कैसे रहते थे तुम? कबीर उसके करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, तब की बात और थी, एक इत्मीनान था कि तुम यहाँ नहीं हो, पर अब जब हो तो लगता है कि कोई तो हो जिसे मेरे इंतज़ार में नींद नहीं आती हो। पर यहाँ तो लोग घोड़े बेचकर सो रहे हैं। वो कहने के बाद पलटकर फ्रिज की तरफ बढ़ा ही था कि अवंतिका उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, काफ़ी कहावतें मुहावरे सीख लिए हैं आपने मेरे जाने के बाद। फ़ोन कहाँ है आपका? फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो कमरे में ही रख कर आया हूँ। क्यों? कबीर ने उसका हाथ अपने बाजुओं पर से हटाते हुए पूछा। जब वो ऑन हो जाए तो उसमें देखना कि किसे किसकी कितनी परवाह है। समझ गए? अब जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं खाना लगाती हूँ।
वो कहते हुए उसे धक्का देकर पीछे करती है और ख़ुद आगे निकल जाती है। फिर फ्रीज में से खाना निकालकर गर्म करने लगती है। कबीर चुपचाप ये सब मुस्कुराते हुए देख रहा था। फिर वहाँ से हॉल में जाकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद अवंतिका खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लगाती है और कबीर बस उसे देखता रहता है। उसे सब पता था कि अवंतिका ने उसे बहुत फ़ोन किए होंगे, पर फिर भी अनजान बनते हुए उससे ये सब कहा था उसने। वो बस उसे देखना चाहता था कि अवंतिका इस बारे में क्या कहती है। अवंतिका खाना लगाने के बाद उसे सर्व भी करती है। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त 4 साल पीछे चला गया है। कबीर चुपचाप खाने लगता है और अवंतिका उसके ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठी रहती है। कबीर खाने के बीच बीच में उसे देख रहा था। तुम्हें पता है, आज बहुत दिनों बाद मैंने ऐसे खाना खाया है। कबीर खाते हुए कहता है, खाना मैंने नहीं बनाया है कबीर, मेड ने बनाया है, जो कई सालों से बना रही है। अवंतिका कहती है, जानता हूँ, पर सर्व तो तुमने किया है ना, तो बस इसका टेस्ट बढ़ गया है उससे। बस अब चुपचाप खाना खा लो, ये वापस भी ले सकती हूँ और मुझ पर तुम्हारी इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला, समझ गए तुम? मैं राघव नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँगी। मुझे बहुत ही नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। खाना खाने के बाद सब किचन में रख देना, गुड नाइट। वो कहने के बाद उठकर खड़ी हो जाती है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है और कबीर उसे पलटकर देखता है। आना तो तुम्हें पड़ेगा, चाहे जो भी हो। आई नो कि तुम्हारे लिए मैं आज भी वही हूँ जो पहले था। तभी तो जब मैं कुछ कहता हूँ तुम नज़रें चुराकर चलती बनती हो। अगर हमारे दरमियान कुछ नहीं है तो मुझसे नज़रें मिलाकर बात क्यों नहीं करती तुम? तुम्हारे लिए मैं ये प्लेट्स तो क्या कुछ भी उठा लूँ, पहाड़ भी, बस तुम्हें मनाना है मुझे। कबीर मुस्कुराते हुए मन में सोचता है और फिर खाना खाने लगता है। वहीं अवंतिका सीढ़ियाँ चढ़ते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुम्हारे छूने से खाने का टेस्ट बदल गया है। तुम्हारे बिना मैंने आज तक ठीक से खाना नहीं खाया। ये सब बातें हैं तुम्हारी जिससे कोई और इन्फ्लुएंस होती होगी। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। और ये भोली सूरत वाले लोग दिखने में जितने अच्छे लगते हैं उतने ही काला दिल रखते हैं। आई हेट यू कबीर, आई हेट यू सो मच। तभी नीचे से आवाज़ आती है, बट आई लव यू सो मच ऑलवेज। अवंतिका आवाज़ सुनकर पलटकर नीचे देखती है तो कबीर उसे नीचे हॉल में खड़ा देख रहा था। फिर वो हाँ कहकर चेहरा फेर लेती है और ऊपर चढ़ जाती है। सिटी मॉल। अवंतिका आज राघव को लेकर मॉल आई थी। उसे राघव के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। हालांकि कबीर ने कुछ खुद से लाकर दिए थे मगर वो उसे फिट नहीं आ रहे थे, तो वो उसे लेकर खुद चली आई थी। कबीर ने उसे मना किया था कि वो ऑफिस से आएगा तब साथ में चलेंगे, पर अवंतिका ने इनकार कर दिया था। वो कबीर के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अकेले राघव को लेकर चली आई थी। उसने गाड़ी भी नहीं ली, आने के लिए टैक्सी की थी। वो कबीर की कोई भी चीज़ जहाँ तक हो सके इस्तेमाल करने से बचना चाहती थी। न जाने उसके मन में क्या चल रहा था। वो उसके साथ उसके घर में उसके कमरे में रह रही थी मगर फिर भी उससे दूर थी। सिटी मॉल लोगों की भीड़ भाड़ और चहल पहल से चारों तरफ शोर मचा हुआ था। अनगिनत चेहरे थे वहाँ, खूबसूरत से खूबसूरत और सिंपल से सिंपल। उनको देखते हुए अवंतिका एक्सीलेटर से राघव के साथ ऊपर फ्लोर पर जा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके हाथ पर किसी ने अपना हाथ रखा, तो वो चौंक गई और जब पलटकर देखा तो वो तब तक दूसरी तरफ खड़ा शख्स नीचे जा चुका था। उसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और उसका चेहरा दूसरी तरफ था, जिससे अवंतिका उसे देख नहीं पाई और फिर वो ऊपर पहुंच गई। मगर पलट पलट कर वो उसे देख रही थी। ना जाने क्यों वो स्पर्श उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। कुछ समय बाद उसने राघव के लिए कुछ कपड़े पसंद किए और सोचा कि अपने लिए भी कुछ ले लेती हूँ। तो उसने राघव को लेडीज चेंजिंग रूम के सामने खड़ा किया और कुछ कपड़ों के साथ चेंजिंग रूम में जाते हुए राघव से कहा, बेबी आप यहीं पर रुकना, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ओके मम्मा, राघव ने सर हिलाते हुए कहा। तो अवंतिका ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, गुड बेबी। मम्मा बस यूँ गई और यूँ आई। फिर वो अंदर चली जाती है। कपड़े चेंज करते हुए भी उसे बार बार ना जाने क्यों उस आदमी का ख्याल आ रहा था जिसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। ये इत्तेफाक था या फिर किसी ने जानबूझकर किया था। ज़रूर कोई बदतमीज़ रहा होगा, पर वो स्पर्श कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। कहीं मेरा शक सही तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने सालों में सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं भी क्या क्या सोचने लगती हूँ। वो नहीं आ सकता है, वो तो जेल में बंद है। मुझे अच्छा सोचना चाहिए, बुरा सोचने से अक्सर बुरा ही होता है। वो चेंज करते हुए मिरर में खुद को देखकर खुद से ही बातें कर रही थी। फिर अपने आप को समझाते हुए उसने अपना सर झटका और बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो राघव वहाँ मौजूद नहीं था। अवंतिका उसे वहाँ ना पाकर बहुत घबरा जाती है। वो सोचती है कि शायद यहीं कहीं खेल रहा होगा, तो वो उसे पुकारते हुए बाहर निकल कर आती है। राघव बेबी कहाँ हो आप? देखो मम्मा आ गई, वो कहते हुए आगे बढ़ती है। मगर वहाँ बाहर भी राघव नहीं था। अवंतिका का दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है। घबराहट के मारे उसके माथे पर पसीने छूटने लगते हैं।
उसकी नज़रें चारों तरफ राघव को तलाश रही थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो उसे बिना बताए कहीं गया हो। जहाँ उसे खड़ा करती थी वो वहीं पर खड़ा रहता था। राघव राघव वो उसे पुकारते हुए पूरे मॉल में घूम रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक वो कहाँ गायब हो गया। वो लोगों से उसकी फ़ोटो फ़ोन में दिखाकर उसके बारे में सबसे पूछ रही थी। आपने इस बच्चे को देखा है? आपने देखा है इसे? अभी यहीं पर था मेरे साथ, पता नहीं कहाँ चला गया है। आपने देखा है क्या इसे? वो रोते हुए अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए सबसे पूछे जा रही थी, मगर सब यही कह रहे थे कि किसी ने उसे नहीं देखा। अब वो मारे सदमे के उसने राघव को खो दिया है। बिल्कुल पागल हो रही थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे कबीर की याद आई तो उसने जल्दी से अपने पर्स में से अपना फ़ोन निकाल कर उसका नंबर डायल किया। कॉल जा रही थी, रिंग हो रही थी, पर वो रिसीव नहीं कर रहा था। शायद किसी मीटिंग में हो और फ़ोन साइलेंट मोड पर रख दिया हो। ये कबीर भी ना, ये और इसके काम। अब क्या करूं, किसे फ़ोन करूं? वो घबराते हुए फ़ोन की स्क्रीन पर देख रही थी कि तभी कबीर ने उसे पीछे से पुकारा, है अवंतिका। उसकी आवाज़ सुनकर अवंतिका चौंक गई। ये तो कबीर की आवाज़ है, उसने मन में सोचा और पलट कर देखा तो कुछ दूरी पर कबीर खड़ा था। कबीर, अवंतिका कहती है और दौड़ते हुए जाकर उसके सीने से लग जाती है। उसकी आंखें रोते हुए सुर्ख लाल हो गई थी और दिल अभी तक घबराहट के मारे ज़ोरों से धड़क रहा था। गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। टू बी कंटिन्यूड।